Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 जनवरी 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ पारिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो स्वदेशी और बॉयकॉट है इसको एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल के तौर पर अडॉप्ट किया गया था पहली बार एक इवेंट के दौरान, और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो इवेंट कौन सा था जब इनको यहाँ पर पहली बार एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल के तौर पर अडॉप्ट किया गया। ऑप्शन ए बोलता है यहाँ पर कि ये इवेंट एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल था, मतलब प्रोटेस्ट चल रहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, तब यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। या फिर ऑप्शन बी होम रूल मूवमेंट के दौरान यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। या फिर ऑप्शन सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। या फिर ऑप्शन डी विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ। देखो नहीं पता है तो सर्च करना, सर्च करने पर डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसका सही आंसर आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर तब भी आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर आज सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या चर्चा की गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखो अभी बहुत सारे बच्चों को एड्रेस किया, उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, बातचीत करी और उन बच्चों को बोला कि हाँ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने उन बच्चों को बताई हैं। अभी ये सारी बातें क्या क्या कहाँ पर हुई हैं, क्यों हुई हैं, सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हुआ क्या है, पीएम ने इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ, और वो बच्चे कौन हैं, वो हैं नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2022 के विनर। ठीक है, तो इस अवार्ड के विनर हैं जिनके साथ ये डिस्कशन किया गया है। उन बच्चों को बताया गया जो गुरु गोविंद सिंह जी के सन थे। ठीक है, इन्होंने कितनी बहादुरता दिखाई, उन्होंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया। प्लस उन बच्चों को बोला कि वो बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो मोटो है नेशन फर्स्ट, उसको हमेशा फॉलो करें। प्लस उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने बच्चे थे, लगभग 29 चिल्ड्रन हैं जिनको अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वही बेसिकली जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया, नेशनल चाइल्ड अवार्ड। ठीक है, तो यही यहाँ पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, इन्हीं बच्चों के साथ यहाँ पर ये इंटरेक्शन किया है। क्वेश्चन यह है ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, देखो इन बच्चों ने काफ़ी कुछ अचीव किया है कुछ एक्सेप्शनल केस के अंदर, चाहे वो अगर हम बात करें इनोवेशन के मामले में, कुछ नए आविष्कार के मामले में, सोशल साइंस के मामले में, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, तो इन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है इन बच्चों के थ्रू, उन्हीं को यहाँ पर आप कह सकते हो ये अवार्ड दिया गया। क्लियर हुआ। इसके अंदर कैश प्राइस दिया जा रहा है, लगभग 1 लाख रुपए का कैश प्राइस है। इस इवेंट को ऑनलाइन रखा गया था, जैसा आप लोगों ने ऊपर पिक्चर के अंदर देखा होगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से इवेंट हुआ है जहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्लियर हुआ। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग जान सकते हो, वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, ये एग्जैक्टली पुरस्कार क्या है, इसका बैकग्राउंड जान लो, प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। और
यहाँ पर देखो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल जब भी हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, मतलब बच्चों को जो अवार्ड दिया जा रहा है, जब भी हम इस अवार्ड के बारे में बात करेंगे तो हमेशा ये अवार्ड दो कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। एक है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दो देखने को मिलेगा। जब अगर हम पहले बात करें बाल शक्ति पुरस्कार के बारे में तो होता क्या है, यहाँ पर कैसे रिकग्निशन दिया गया है। देखो ये सब जो अवार्ड है ये हमारी सरकार दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। हर साल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड प्रोवाइड करवाती है, रिकग्नाइज करती है कि हाँ किस बच्चे का एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, कि कुछ हटके काम किया गया है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, चाहे वो इनोवेशन हो, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स हो, वो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा की गई है। मान लो यहाँ पर कौन सा बच्चा एलिजिबल हो पाएगा इस अवार्ड के लिए, तो यहाँ पर एक बच्चा है जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जो कि भारत के अंदर रह रहा हो, उसकी एज 5 से लेकर 18 साल की होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो पाएगा। अब अवार्ड के अंदर क्या दिया जाता है, मैंने आपको बताया कैश प्राइज है, 1 लाख रुपये का आपको एक कैश प्राइज देखने को मिल जाता है, प्लस एक सर्टिफिकेशन और साइटेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर हम इस अवार्ड के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इसको बनाया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था 1996 के अंदर। ध्यान रखना नेशनल चाइल्ड अवार्ड के तौर पर इसको बोला जाता है, जैसे मैंने भी आप लोगों को ऊपर आर्टिकल के अंदर बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, बाल शक्ति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बट यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो अवार्ड है ये बाल शक्ति पुरस्कार के साथ साथ बाल कल्याण पुरस्कार की कैटेगरी के अंदर भी बांटा जाता है, ये दूसरी कैटेगरी है। तो यहाँ पर बाल कल्याण पुरस्कार के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पर देखो ये भी एक रिकग्निशन है, कोई इंडिविजुअल हो गया या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, उसी को यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। अब उस इंडिविजुअल या फिर उस इंस्टीट्यूशन ने कुछ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के प्रति यहाँ पर कुछ सर्विस देनी होनी चाहिए, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चों की प्रोटेक्शन के ऊपर, बच्चों के वेलफेयर के ऊपर अगर यहाँ पर किसी इंडिविजुअल या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने काम किया है तो उसको यहाँ पर यह बाल कल्याण पुरस्कार दिया है। मतलब बच्चे का कल्याण करने के लिए यहाँ पर उस व्यक्ति या फिर उस इंस्टीट्यूशन को पुरस्कार दिया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया के अंदर रह रहा हो, उसकी एज लगभग यहाँ पर 18 हो, 18 से ऊपर भी होनी चाहिए, 18 से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बताया इंडिविजुअल के साथ साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको भी अवार्ड मिलता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन को सरकार फंड ना कर रही हो, ध्यान में रखना, और उस इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी कुछ काम किया हो, बच्चों के वेलफेयर के लिए वो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हो, तो उसको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड के अंदर मैंने आपको बता दिया है, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो ऊपर वाला अवार्ड हमने बच्चों के लिए पढ़ा था वहाँ पर 1 लाख रुपए का कैश प्राइस था, लेकिन अभी जो ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे ये कैश प्राइस बदल जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर अवार्ड मिल रहा है तो उसके लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए है, किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। बैकग्राउंड की बात करें तो अगेन इसको लाया गया था 1979 के तौर पर एज अ नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, तो आपको ध्यान रखना है, जिसको 2018 से रीनेम कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया ऊपर वाला भी यहाँ पर रीनेम कर दिया गया था 2018 से ही। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। प्लस उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल में 1-2 बातें और हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और क्या बोला, देखो इन्होंने बताया इन बच्चों को कि हमारे नेताजी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया था। कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन बच्चों से बोला कि ये लोग वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़ें, मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं वो इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करें, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। प्लस इन्होंने बोला कि देखो आपको क्या करना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताना है, फैमिली मेंबर्स को भी बोलना है कि वो जो भी सामान खरीद रहे हैं वो यहाँ पर ऐसा सामान खरीदें जो कि मेड इन इंडिया हो, इंडिया के अंदर बना हो। क्योंकि जब वो लोग इंडिया का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो यहाँ पर इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये सारी बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन बच्चों को बताई। आई होप आप लोगों को अच्छे से आर्टिकल क्लियर हो चुका है। पूरा यहाँ पर A to Z आर्टिकल को कवर कर लिया। इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर जान ली है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। हुआ क्या है, हाई कोर्ट रिजेक्ट पिटीशन ऑन बंगाल टैब्लू, ठीक है। आपने देखा होगा ये टैब्लू को लेकर आर्टिकल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। तो वेस्ट बंगाल का टैब्लू है जिसको रिजेक्ट कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये टैब्लू होता क्या है, इसका क्या यूज़ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेट होगा। तो अभी हुआ क्या है, देखो कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक पिटीशन को डिसमिस किया गया। अब हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन जारी करी होगी, पिटीशन जारी करी गई और पिटीशन के अंदर बोला गया था कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला जाए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वेस्ट बंगाल के टैब्लू को परमिशन दे दे, ठीक है।
तो लेकिन यहाँ पर अभी जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने बोला देखो बहुत देर हो चुकी है, अभी यहाँ पर हमारा रिपब्लिक डे कल ही है, बेसिकली 26 जनवरी कल ही होने वाली है, कल सेलिब्रेशन हो जाएगा हमारा, तो हम लोग अब यहाँ पर टैब्लू को परमिशन नहीं दे सकते। अब ये टैब्लू होता क्या है, देखो आपने देखा होगा जब भी आपने परेड अगर देखी होगी, परेड देखो हर बार देखने को मिलती है, यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हो, डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में देखने को मिलेगी, कल भी देखने को मिलेगी, कल भी ज़रूर देखना, तब आप लोग सही से समझ पाओगे। अगर आपने देखोगी परेड तो देखो परेड तो होती है लेकिन साथ ही साथ झांकी भी निकलती है, ठीक है, बहुत सारे एक तरीके से झांकी निकलती होगी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ, ऐसे देखा होगा आपने, है ना। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग झांकियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग राज्यों की होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पंजाब की है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाली जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। तो सबके आगे लिखा हुआ है ये कौन कौन से राज्यों की, अलग अलग राज्यों की झांकी होती है। उसी प्रकार से जो टैब्लू है इसी को बोला जाता है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी एक झांकी आनी थी इस बार परेड में, लेकिन उसी को यहाँ पर सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। यही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना मामला है, ठीक है। अब क्या है, बंगाल का जो ये टैब्लू है किस चीज़ को लेकर था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर था। फिलहाल यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं बताया कि हाँ क्यों रिजेक्ट किया गया है, ऐसा भी आप लोग देख पाओगे। तो इसी को लेकर पिटीशन जारी किया गया कि भाई इसको यहाँ पर अप्रूव करवाओ कि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा सेलिब्रेशन आ चुका है, कल ही यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होने वाला है, तो अब यहाँ पर काफ़ी लेट हो चुका है, आप कोर्ट बहुत लेट आ चुके हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुद्दा हुआ। लेकिन अभी आपको टैब्लू के बारे में दो चार बातें और जानने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, मेंस पेपर 2 के अंदर भी आप देख पाओगे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, हाल ही में वेस्ट बंगाल का जो टैब्लू है रिपब्लिक डे परेड के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया, और कोई रीज़न नहीं दिया सरकार ने कि हम लोग क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार रिपब्लिक डे परेड को मैनेज कौन करता है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद किसी को मालूम हो या मालूम भी होगा। तो रिपब्लिक डे की जो परेड जो होती है उसको मैनेज करती है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है जो कि इसको मैनेज करती है, हमारे पूरे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को देखती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे टैब्लू के बारे में बात करते हैं, फिर टैब्लू एक्स के बारे में बात करते हैं। अभी होता क्या है, यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी करती है कि किस चीज़ को लेकर टैब्लू एक्स होगा या टैब्लू होगा, या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब झांकी वो किस चीज़ को लेकर, किस थीम को लेकर होगी, वो सारी बातें यहाँ पर कुछ रिगार्डिंग गाइडलाइंस वगैरह शेयर की जाती हैं, ठीक है। अब जो ये टैब्लू एक्स होता है ये आपको देखने को मिलेगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों का सेम नहीं हो सकता, मतलब अगर दो स्टेट्स हैं या 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर दोनों का सेम है यहाँ पर तो वो सेम नहीं हो सकता, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों को अलग अलग एक थीम लेना पड़ेगा जिससे हम लोग अपनी डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री को दिखा सकेंगे। और ये जो टैब्लू एक्स होता है इसमें आप लोग लिख सकते हो, आगे मैंने आपको बताया, देखो इसमें फिलहाल तो आपको कोई लोगो यूज़ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आप अपने स्टेट का नाम यूज़ कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया आप लोग यहाँ पर जो भी नाम है एक तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट का जो भी नाम है आप लोग यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो आगे, जैसा आपने देखा अभी पंजाब आगे लिखा हुआ था तो हिंदी में आगे लिखोगे, इंग्लिश में पीछे की साइड लिखोगे, और अपनी रीजनल लैंग्वेज में साइड में लिख सकते हो कि आपके कौन से स्टेट से यहाँ पर ये झांकी बिलोंग कर रही है, वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दर्शाएगा। और जितनी भी आपने यहाँ पर झांकी बनाई होगी वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब ऐसा हो कि उसके अंदर कोई भी ऐसा प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ ना हो जिससे यहाँ पर एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना देखने को मिले। तो ये सारी बातें होती हैं टैब्लू एक्स के अंदर। आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि देखो कैसे सेलेक्ट किया जाता है इस टैब्लू एक्स को, कि हाँ किसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किसकी झांकी यहाँ पर चलाई जाएगी। तो देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, कमेटी बनाने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कमेटी में बहुत सारे अलग अलग पर्सनस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर के, ठीक है, अलग अलग जगह से पर्सनस आते हैं जो कि यहाँ पर इस पूरे के जो भी हमारे स्टेट्स का टैब्लू होता है इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर क्या होता है, पहले एक स्केच बनाकर सबमिट किया जाता है, ये मतलब कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है लेकिन ध्यान रखना, स्केच बनाकर यहाँ पर सबमिट किया जाता है, फिर उसको अप्रूव किया जाता है, आगे देखा जाता है, फिर म्यूज़िक और विजुअल के बारे में देखा जाता है, कौन कौन से म्यूज़िक चलेगा, क्या क्या विजुअल रहेगा, क्या डांस रहेगा उस टैब्लू के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा एक 3D रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली कैसा दिखने वाला है पूरा टैब्लू, एक 3D रिप्रेजेंटेशन सरकार देगी जो स्टेट गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सब कुछ देखने के बाद, जो भी यहाँ पर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन सब चीज़ों को देखने के बाद अप्रूव करती है कि हाँ आप अपनी झांकी यहाँ पर लेकर आओगे। क्लियर हुआ? तो ये है मुद्दा। आई होप आप लोग पूरा मुद्दा समझ गए होंगे एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल लगातार पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में था, तो मैंने सोचा आज हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ना थोड़ा सा पहले हम लोग आज एडिटोरियल के ऊपर नज़र मारते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आज। पहले तो देखो यहाँ पर ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में चर्चा की गई है, यहाँ पर इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ठीक है। अब जहाँ पर बिल्कुल कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए गए हों ऑथर के थ्रू, उसी को देखना चाहिए क्योंकि वही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होगा। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखो क्या है, सिर्फ एस्टिमेशन के बारे में चर्चा की गई है। देखो इकोनॉमिक्स के जो ज़्यादातर आर्टिकल्स होते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी से जो रिलेटेड होते हैं, उसमें जहाँ पर भी एस्टिमेशन के बारे में चर्चा की जाती है उसको थोड़ा सा कम फोकस में रखा करो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पर ऑथर क्या बताते हैं, हम लोग को क्या मेंटेन करके चलना चाहिए और हम लोग क्या स्टेप उठा सकते हैं अपनी इकोनॉमी के रिगार्डिंग, ये यहाँ पर ऑथर बताते हैं। तो उसको हम लोग एक बार देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो नेक्स्ट पेपर पर आपको एडिटोरियल देखने को मिलेंगे, इस पर यह वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, एक इंपॉर्टेंट भी है। खासकर यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन बन भी सकता है क्योंकि आपने देखा पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स वगैरह काफ़ी बंद रहे, लेकिन कितना बुरा इंपैक्ट पड़ा है वो हम लोग अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए। उस इंपैक्ट को यहाँ पर ऑथर ने दिखाया है, तो हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल चर्चा करता है कि इंडिया को अपना एक विज़न की ज़रूरत है, एक विज़न होना चाहिए कि हम लोग ये करने वाले हैं, उसके ऊपर हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करें अच्छे से, उसके बारे में ऑथर ने समझाया है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर, मतलब कि यहाँ पर स्कूल के बंद होने की वजह से कितना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा है, हम लोग उसको देखेंगे, ऐसा ऑथर ने यहाँ पर मेंशन किया। क्लियर हुआ। फिलहाल तो यहाँ पर ऑथर किस चीज़ को लेकर बात करते हैं, इस पूरे एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम लोग उसको समझते हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये बोलता है, स्कूल्स क्लोज करने से बहुत लंबे समय हो चुका है, स्कूल बंद है, आपने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, वो भी किसी काम की ऐसी देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चों के राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन है, वो उसका वोलेशन हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं क्योंकि स्कूल बंद हुए, स्कूल जब बंद हुए तो आपने यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन दी और वो ऑनलाइन एजुकेशन भी एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, तो इसकी वजह से बच्चों का राइट टू एजुकेशन, जो बच्चों का हक है पढ़ने का, वो यहाँ पर वॉयलेट हुआ है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल का एग्जैक्ट जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस बेसिस पर पूरे एडिटोरियल के अंदर चर्चा की गई है, वो यही है। अब ऑथर बोलते हैं कि देखो हुआ क्या है, लगभग हम अभी एंटर कर चुके हैं एक नए साल में, 2022 के अंदर एंटर कर चुके हैं, और वेरिएंट खासकर बात की गई कोविड के बारे में। देखो जो कोविड-19 है, ये कब आया था, लगभग आपने देखा 2020 की स्टार्टिंग में आपने देखा कोविड का काफ़ी बड़ा यहाँ पर चर्चा हो चुकी थी, कोविड काफ़ी तेज़ी से फैल चुका था, 2020 फिर 2021 निकला। अभी फिलहाल स्कूल बंद हुए काफ़ी लंबे समय हो चुका है, 20 महीने हो चुके हैं स्कूल बंद हुए, अभी तक स्कूल बंद है। अब फिलहाल एक और वेरिएंट मंडरा रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, आपको मालूम होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न आ चुका है, वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिक्कत बनकर खड़ा हो चुका है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं अबेंडनिंग रीज़न करके। मतलब क्या है कि देखो स्कूल बंद करने के बहुत सारे हमारे पास कारण हैं, ठीक है, वो क्या क्या है हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं कि देखो हम लोग अगर देखें, वी एज अ सोसाइटी, हमारे पास बहुत सारे कारण रहे और हमने देखा कि बहुत लंबे समय से हम लोगों ने क्या किया, अपने स्कूल्स को बंद किया, ठीक है। और लगभग आज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी 20 मंथ हो चुके हैं, 20 महीने हो चुके हैं, बहुत सारे स्कूल्स रेगुलरली बंद देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ चुका है, तो ओमिक्रॉन की वजह से भी अब यहाँ पर और भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो थोड़ा बहुत खुला था स्कूल, वो भी यहाँ पर बंद हो चुका है। फिलहाल कुछ स्कूल तो ऐसे जो कि अभी तक ओपन ही नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया। अब ऑथर ये बोलते हैं जो स्कूल्स हैं यहाँ पर एक बहुत ईजी टारगेट बन चुका है पॉलिटिशियंस के लिए, ठीक है। पॉलिटिशियंस के लिए कैसा टारगेट बना कि पॉलिटिशियंस यहाँ पर क्या करेंगे, उन्होंने स्कूल बंद किया, दिखा देंगे कि हाँ हमने यहाँ पर ये काम किया था, हमने स्कूल बंद किए थे, हमने कोविड के लिए देखो कितना कितना काम किया है, ऑथर ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिशियंस के लिए क्या फ़ायदा है, ऑथर ने यहाँ पर ये बोला, क्लोजिंग दैम गिव्स दैम द बेनिफिट ऑफ बीइंग सीन एज अ डूइंग समथिंग, मतलब कि स्कूल को बंद करना ये दर्शाएगा कि हाँ उस पॉलिटिशियन ने कितना अच्छा काम किया है उस स्कूल को बंद करके, हाँ, और कितना कुछ किया है यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर उस व्यक्ति ने। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर बताया गया कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं पॉलिटिशियन और कितना कुछ यहाँ पर रोक दिखाया है, ये सारी बातें बताई गई हैं। बट यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि और क्या बोला गया, जो हमारी सेकेंड वेव आ रही थी, सेकेंड वेव के पहले ही यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बता दिया था कि जो ये स्कूल्स है इसको खुल जाना चाहिए। देखो स्कूल सबसे लास्ट में बंद होंगे, ठीक है, स्कूल को आप लास्ट प्रायोरिटी में रखो क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल को बंद करो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे बंद करो, जब सिचुएशन डेफिनेटली काफ़ी ख़राब होती है, तब तक आप प्रिकॉशंस लेकर सारे काम कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब और क्या बोला गया, और ये बोला गया कि देखो आपको क्या करना है, ये सारी बातें जितनी भी हैं
स्कूल क्लोज़र को लेकर कि हाँ कोविड के टाइम पर स्कूल्स को बंद किया गया। देखो ये इंडिया के अंदर सिचुएशन नहीं थी, दुनिया भर के अंदर थी, लेकिन जो ज़्यादातर कंट्रीज थी उन्होंने अपने स्कूल्स को ओपन ही रखा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बच्चों को प्रायोरिटी के ऊपर रखा, एजुकेशन को प्रायोरिटी के ऊपर रखा, यह बताया गया। हालांकि ओमिक्रॉन बढ़ता रहा, लेकिन तब भी ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो स्कूल्स हैं वो ओपन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे कंट्री में अभी तक ओपन नहीं हो पाए। ठीक है, और एक प्राइमरी इमोशनल रीज़न है स्कूल को बंद करने का, वो यह है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हमने स्कूल को बंद कर रखा है, कि बच्चों की सुरक्षा है, इसी वजह से स्कूल को बंद कर रखा है। ये एक इमोशनल रीज़न आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, ये ऑथर मेंशन करते हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं यार यहाँ पर क्या है, ऐसा क्या है। पहली बात तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, सरकार यहाँ पर बोलती है कि जो यहाँ पर बच्चे हैं वो ट्रैवल नहीं करने चाहिए। ठीक है, कार मोटर बाइक्स में ट्रैवल करेंगे वो उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो इससे आप कह सकते हो बच्चों के ऊपर प्रोटेक्शन सही से रहेगी नहीं। लेकिन आप लोग देख पाओगे ऑथर ये बोलते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ मतलब यार बेतुका वाली बात है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग बच्चों को सुपर स्प्रेडर के तौर पर देखोगे, फिर उसके बाद बोला गया जो स्कूल्स हैं ये यहाँ पर सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोविड फैला तो। लेकिन आप लोग ये देखो कि सिर्फ स्कूल के अंदर ही क्या यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, स्कूल के अंदर यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। कि आज के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि सभी चीज़ मॉल्स वगैरह भी यहाँ पर ओपन है। ठीक है, थिएटर्स ओपन है, वहाँ पर क्या बिल्कुल भी लोग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। तो क्या आपको उसके ऊपर नज़र नहीं आया है, आप उसको भी तो एक बार देखो, है ना। फिर उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं, देखो एक स्टडी हुई है स्पेन के अंदर, और उस स्टडी के अंदर क्या बताया गया, एक डेटा है और डेटा लगभग 1 मिलियन बच्चों का डेटा लिया गया है, और स्कूल्स के अंदर से जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, हर एज के बच्चे हैं यहाँ पर, उनका डेटा लिया गया। उस डेटा में पता चला, और स्पेन ने बताया आर वैल्यू के बारे में। आर वैल्यू का मतलब होता है रेट ऑफ वायरस स्प्रेड, मतलब कि जो ये वायरस है वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेकर यहाँ पर एक टेस्टिंग की गई बच्चों के अंदर, और अच्छे से यहाँ पर टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो स्पेन ने बताया ये जो आर वैल्यू है ये लोअर एज के अंदर बहुत कम है, मतलब कि ये कोविड को स्प्रेड करने की जो क्षमता है ये बच्चों के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब जो कम उम्र वाले लोग हैं उनके अंदर से जो ये कोविड है वो स्प्रेड बहुत कम मात्रा में होता है, ऐसा यहाँ पर स्पेन ने बताया एक स्टडी के थ्रू। ठीक है, खासकर अगर हम प्री प्राइमरी वाले बच्चों के बारे में बात करें तो यहाँ पे और ज़्यादा मामला लो हो जाता है, ये लोग यहाँ पर कोविड को स्प्रेड ना के बराबर करेंगे, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि हाँ स्पेन के अंदर एक स्टडी की गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला कि आप लोग आंगनवाड़ीज़ को शट डाउन कर रहे हो, प्राइमरी स्कूल्स को शट डाउन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर स्टेट ने काफ़ी कुछ ऐसा काम किया है, लेकिन स्वीडन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, स्वीडन ने अभी तक अपने स्कूल्स बंद नहीं करे। ठीक है, देख पाओगे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको अभी तक बंद नहीं किया गया, अभी तक यहाँ पर स्कूल्स प्रॉपरली चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रीकॉशंस लिए हैं, तब भी प्रॉपरली यहाँ पर स्कूल चलते हुए नजर आएंगे। तो ऑथर ये बोलते हैं, और ऑथर फिर ये बोलते हैं यहाँ पे स्कूल को आप एक एज ए सुपर स्प्रेडर कैसे देख सकते हो, क्योंकि आप फिर और भी जगह को देखो, बैंक्स हो गए, मार्केट्स हो गए, बसेस, ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स, इवन मॉल्स, यहाँ पर एक थिएटर्स भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ पर एज अ सुपर स्प्रेडर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ऑथर का कहना यह है कि एजुकेशन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाए। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हो ज़्यादा कॉन्क्रीट, अगर आप लोग अपने पर्सनल व्यूज़ में देखोगे तो ज़्यादा कॉन्क्रीट स्टेप्स ऑथर के थ्रू देखने को नहीं मिलेंगे, कॉन्क्रीट आइडियाज़ को नहीं देखने को मिलेंगे, मजबूत आइडिया को नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, ट्रेन्स हैं, ये बसेस हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, मार्केट्स हो गए, ये ओपन नहीं होंगे तो इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो ऑथर के जो स्टेप्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, यहाँ पर क्या है कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं एजुकेशन के ऊपर ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर ऑथर ने वो बताया। प्लस ऑथर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक आया, स्कूल बंद हो गए, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, सब कुछ बता दिया। अब उसके बाद ये क्या बोलते हैं, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, क्योंकि हमने क्या किया जब स्कूल बंद हुए तो उसको जो ऑफलाइन एजुकेशन हुआ करती थी उसको रिप्लेस कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन से। बच्चों से कहा यहाँ पर एक फ़ोन परचेस कर लो, या फिर फ़ोन सब कुछ, मतलब जो भी है घर पे फ़ोन है उसके थ्रू यहाँ पर जो भी पढ़ाई है वो सब करवाई जा रही है, आपको पता होगा। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये एक सबसे पुअर रिप्लेसमेंट रहा है फिजिकल क्लासेस का, मतलब अभी तक का सबसे पुअर रिप्लेसमेंट। मतलब ये आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन होना ना होना एक ही बराबर है, कैसे पढ़ाई की गई है हम सब लोगों को मालूम, आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि बच्चा अपने क्लास के अंदर टीचर्स के सामने जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उससे काफ़ी कुछ सीख पाता है। पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, मतलब पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होगा, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखेगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर स्कूल्स को बंद करना आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा ऑनलाइन एजुकेशन का, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बेकार है, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। एक डिटेल सर्वे और किया गया था, एक सर्वे किया गया सितंबर 2021 से, और उस सर्वे ने बताया कि बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बच्चों का जो रीडिंग और राइटिंग लेवल है वो डिक्लाइन हो चुका है, वो कम हो चुका है। कोविड-19 टाइम पर स्कूल्स ओपन नहीं हुए, अच्छे से इंटरेक्शन हुआ नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर पढ़ाई कुछ हुई नहीं, इसकी वजह से रीडिंग और राइटिंग लेवल बच्चों का गिरा है नीचे, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, और भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, बच्चे यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स जो पहले रीड कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल जैसा इस टाइप के एडिटोरियल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ऐसे देखने को मिला है, एग्जैक्टली ऐसे सर्वे हुए हैं जहाँ पर बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, और भी मेमोरी कैपेसिटी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कम हुई हैं, ऐसे यहाँ पर सर्वे ने बताया है इस यहाँ पर कोविड के दौरान। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है पढ़ ही नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर ऑथर ने ये भी बोला है कि कोई बात नहीं ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर तब भी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। उसके बाद क्या हुआ, देखो फिर उसके बाद ऑथर बोलते हैं यहाँ पर कि आपने देखा इंडिया के अंदर स्कूल्स बंद रहे, लेकिन अगर हम लोग यूके के बारे में बात करें तो यूके ने यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया और यहाँ पर थोड़ा सा स्कूल्स को ओपन रखा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ है बच्चों का वो ज़्यादा थोड़ा सा मतलब इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स देख पाओगे, इन्होंने बोला कि जो ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस है बच्चों के अंदर, यहाँ पर ये बेसिकली एक नेशनल इमरजेंसी हो चुका है। और इंडिया के अंदर बात करें तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत बुरी कंडीशन आ चुकी है, स्कूल बंद होने की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़े हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप कह सकते हो पढ़ने लिखने की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी कम हो चुकी हैं, ऐसा देखने को मिला है इंडिया के अंदर। देखो ये तो बात अलग हुई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि स्कूल में जा रहे थे, सरकारी स्कूल में जा रहे थे, वहाँ पर उनको खाना मिल रहा था, उस खाने के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, उनको एक पोषण भरपूर खाना मिल रहा था, तो स्कूल बंद हुए तो क्या यहाँ पर उनको वो न्यूट्रिशन वाला खाना मिला? नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो माल न्यूट्रिशन से आज के टाइम पर जूझ रहे हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। कहाँ गया पॉइंट? ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन भी यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि बच्चों को मिड डे मील्स नहीं मिला। ठीक है, आपको पता होगा हम लोग मिड डे मील स्कीम चलाते हैं, स्कूल के अंदर खाना प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें और बदतर हुई हैं, और ये बातें तो अलग रहीं। उसके बाद आप देख पाओगे चाइल्ड लेबर भी इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि स्कूल बंद रहे, काफ़ी सारी यहाँ पर पुअर फैमिली थी जिन्होंने चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से बच्चों को स्कूल से निकाला गया। प्लस यहाँ पर लेबर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर उनको इंक्लूड कर दिया गया, तो आप कह सकते हो चाइल्ड लेबर भी इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। फिर उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि भाई यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हमें काम करने की काफ़ी हद तक आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक हक आपको ये देखने को मिलेगा, और स्कूल को बंद करने से, वो भी इतने लंबे समय तक बंद करने से, यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों का ये जो राइट टू एजुकेशन है ये वॉयलेट हो रहा है, ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर मत जाओ, वो प्रमोट करते हैं यहाँ पर happy22kids.org, यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। ठीक है, जो भी यहाँ पर पर्सन है इसको ज्वाइन कर सकते हो, अपने बच्चों को यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखा सकते हो, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिलहाल क्या क्या मैंने आपको बताया वो सब ध्यान रखना, मैंने आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, खासकर कोविड-19 की वजह से एजुकेशन सेक्टर के अंदर, स्कूल्स के अंदर। क्लियर हुआ? अब इस आर्टिकल को कैसे रिलेट कर सकते हो, तो जीएस पेपर टू एजुकेशन से यहाँ पर आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल पे ऑथर ने मेंशन किया है कि भारत को आज के टाइम पर ज़रूरत है एक नेशनल विजन की। इसमें क्या लिखा है एडिटोरियल के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो है मनमोहन बहादुर। ये कौन है, तो आप लोग नीचे देख पाओगे, यहाँ पर बेसिकली ये एयर वाइस मार्शल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर इनके बारे में पढ़ना। फिलहाल उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि हाँ जो भी व्यूज़ हैं वो सब मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। देखो यहाँ पर अब ऑथर डायरेक्टली लिखते हैं नीचे कि हाँ जो भी व्यूज़ हैं मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से एडिटोरियल पढ़ना है। अभी फिलहाल क्या क्या बोला गया इनके थ्रू मैं आपको वो भी बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब पूरा निचोड़ क्या है इस एडिटोरियल का। एडिटोरियल का निचोड़ यह है कि देखो हम लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। आज के टाइम पर जब आप कंपेयर करोगे चाइना से, तो चाइना ने यहाँ पर स्टार्टिंग से अपनी एक प्लानिंग रखी, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ को कंपेयर करोगे, अमेरिका ने एक प्लानिंग रखी थी, उस प्लानिंग के मुताबिक काम किया है कि हाँ हमें इतने दिनों में काम करना है, वो काम करके दिखाया है। इंडिया के अंदर वो यहाँ पर एक विजन, प्लानिंग क्या कह सकते हो, विजन जो है वो सेट नहीं देखने को मिला, या फिर विजन था कुछ तो हम लोग वहाँ पर फेल मार गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मैंशन करी है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। फिलहाल क्या हुआ, देखो अभी यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि पूरी दुनिया भर जानती है कि यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई नेवी बना रहे हैं। वेल व्हेन वी गेट अवर नेवी,
व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इट, ऐसा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था अल्फ्रेड टी महान के थ्रू। मतलब ऑथर यहाँ पर अभी ये जो पैराग्राफ है ये हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ एक व्यक्ति ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये सब हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ज़रूरत यह है कि यहाँ पर इंडिया को क्वेश्चन भारत के लिए यह है कि हम लोग को क्या है, हम लोग को ज़रूरत है किसकी, एक नेशनल विजन की। तो यहाँ पर ऑथर एक तरीके से भारत के लिए पहले क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि एक हमें ज़रूरत है एक नेशनल विजन की, और उस नेशनल विजन के ऊपर हमें काम करना है। हम लोग को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है कि हम लोग किस प्रकार से अपना डिसीजन लेकर चलेंगे, प्लस किस प्रकार से अपने गोल को अचीव करेंगे, ऐसा ऑथर को मेंशन किया गया। अब क्या बोला गया, लेसन्स फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना की साइड से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, एग्जैक्टली ये बोला गया। असली जो आर्टिकल शुरू होता है ना ये वाला, वो यहीं से शुरू होता है। क्या क्या बोला गया, देखो आज के टाइम पर तो दूसरी कंट्रीज वो क्या कर रही हैं। 2015 में चाइना ने रिलीज़ किया था मेड इन चाइना 2025 का डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया गया और बोला कि हम 10 साल के अंदर काफ़ी तगड़ा डेवलपमेंट करने वाले हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। एक अपना एम रखा था कि हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है उन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर देंगे। चाइना ने ये डिसाइड किया। और ये जो टारगेट है यहाँ पर बोला गया, ये जो टारगेट है 70% तक सेल्फ सफिशिएंट देखने को मिलेगा 2025 तक। मतलब ये बोलता है टारगेट कि इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा 70% तक 2025 तक। क्या ये चीज़ें अचीव हुई हैं? बिल्कुल अचीव हुई हैं, ठीक है। आज के टाइम पर चाइना ने कहीं ना कहीं आप देख पाओगे इन चीज़ों के रिगार्डिंग काफ़ी काम किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर और भी चीज़ों का मामला हो, उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ पाई है, ठीक है। ये आप देख पाओगे। उसके बाद चाइना ने 2019 के अंदर डिफेंस वाइट पेपर को यहाँ पर बताया, और चाइना का जो भी डिफेंस वाइट पेपर था इसके अंदर बोला गया था कि 2035 तक जो चाइना आर्म्ड फोर्सेस को कंप्लीट करेगा, अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेगा, ठीक है, मिलिट्री के ऊपर काम करेगा। मिलिट्री के ऊपर काम 2049 तक मतलब 2050 तक यहाँ पर करने वाले हैं। अपनी पूरी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग, ऐसा चाइना ने यहाँ पर बहुत पहले बोल दिया था 2019 के अंदर। ऐसा यहाँ पर बहुत पहले से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, ऐसा विजन यहाँ पर सेट किया गया है चाइना के थ्रू, और वो काम रेगुलरली हो भी रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल अपनी नेवीज को और ज़्यादा मॉडर्न करने के लिए बोला गया है 2049 तक, मतलब एग्जैक्टली आप कह सकते हो 2050 तक, तो वो भी काम किया जाएगा। अभी फिलहाल जो चाइना की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है उसके रिगार्डिंग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद चाइना के अलावा यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न नेशंस को देखें तो वेस्टर्न नेशंस भी आप लोग देख पाओगे, इन्होंने भी अपना अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज़ किया कि हम लोग आने वाले 10 साल में क्या कुछ करेंगे। अपनी एक प्लानिंग जो है, अपना विजन जो है वो रिलीज़ किया। जैसे आप लोग यहाँ पर अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अमेरिका ने यहाँ पर लगभग 1961 में बोल दिया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी को मून पर भेजेंगे आने वाले 10 सालों के अंदर। और साइंटिस्ट को यहाँ पर दे दिया गया कि 10 साल का टाइम फ्रेम दे दिया गया कि आप लोगों को काम करना है, और साइंटिस्ट को 10 साल का टाइम फ्रेम देने के बाद फाइनेंशियली काफ़ी सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया गया, पैसे दे दिए गए कि आप यहाँ पर इस गोल को अचीव करो, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो लोग गोल अचीव कर भी लेते हैं। लेकिन अब बात आती है इंडिया की। अगस्त 2018 में, ठीक है, भारत यहाँ पर अनाउंस करता है हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट भेजेंगे स्पेस में 2022 तक, ठीक है। तो क्या हम लोग कर पाए आज के टाइम पर? तो ऑथर ने यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया कि वेयर आर वी, हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोगों ने क्या एग्जैक्टली नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अगर यहाँ पर स्टेप उठाया भी है, एक डिसीजन लिया था, तो हम लोग उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर 2 स्पेस लॉन्च करे थे, स्पेस के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर लॉन्चेस करे थे 2021 के अंदर, जिसमें से यहाँ पर एक फेल भी रहा, आपको मालूम होगा। जबकि यहाँ पर चाइना को आप देख पाओगे तो चाइना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। चाइना ने यहाँ पर आप कह सकते हो स्पेस लॉन्चेस के अंदर, मतलब स्पेस में बहुत सारी चीज़ें, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर दी हैं। 47 यहाँ पर चीज़ें लॉन्च कर चुका है चाइना स्पेस लॉन्चेस की अगर हम बात करें, तो चाइना इस कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी आगे चल रहा है। तो इंडिया को यहाँ पर लर्न करना चाहिए चाइना के साथ, चाइना से बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है, तो चाइना का एक तरीके से डायरेक्शन मॉनिटरिंग ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि यहाँ पर चाइना को आगे तक लेकर आया है। प्लस चाइना का अभी भी बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे प्लान हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पर ये एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया बात। अब उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को पहले बोलें, प्रोग्राम के बारे में बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, देखो प्रोग्राम को बताने के बाद उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि देखो आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजीज़ के मामले में आगे आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे, चाहे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंडिजीनियसली बनाई हैं, अपने कंट्री के अंदर खुद बनाया है, चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन का मामला हो, ड्रोन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देख पाओगे हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है, अपने कंट्री के अंदर चीज़ों को बनाया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तारीफ जितनी करो कम है, रडार्स, मिसाइल्स, इन सब का अचीवमेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर फिर भी आत्मनिर्भर भारत अचीवमेंट जो हमने है ये पूरा पाया?
नहीं, अभी हम लोग इसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए। और फिलहाल यहाँ पर ऑथर ने बोला है, देखो यहाँ पर ये क्या पॉसिबल हो पाएगा आज के टाइम पर कि हम लोग क्या कर सकें, अपने नेशंस के अंदर सारी चीज़ें खुद बना सकें, खुद यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, और हमें एक इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा आज के टाइम पर ऐसा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर एक कॉपरेशन की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है वो यहाँ पर पूरी तरह से इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल से पूरा कट डाउन कर चुका है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी आगे, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, ये यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन किया गया। फिर उसका ऑथर क्या बोलते हैं, हम लोगों ने एक चीज़ अनाउंस करी थी कि इंडिया को हम लोग दुनिया का वैक्सीन कैपिटल बना देंगे, ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन जब डिलीवरी की बारी आती है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं हम लोग डिलीवरी के अंदर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनकी नज़रों में हमारी जो इमेज है थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है कि हम लोग यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी करी है, लेकिन उसके बाद भी अनाउंस किया था कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीन कैपिटल के तौर पर देखे जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें भी जैसा हमने बोला था वो एग्जैक्टली देखने को मिला नहीं, जिस मात्रा में हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी ना वो यहाँ पर हुआ नहीं है। तो इसके लिए ऑथर बोलते हैं आपको 3 स्टेप के प्रोसेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक अनप्लान्ड मैनर में चलेंगे, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम लोग जुगाड़ कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ऑथर बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम जुगाड़ कर रहे होंगे अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो पहली ज़रूरत क्या है, प्लानिंग की, ठीक है, आपने प्लानिंग करी है। उसको बाद दूसरी ज़रूरत क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो नेशनल विजन है उसको क्लियर करो, क्लैरिटी की ज़रूरत है। फिर उसका ड्राफ्ट करो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करो और उसको फॉलो करो। फॉलो के अंदर आपको 3 स्टेप अपनाने होंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यहाँ पर क्या है कि आप लोग टाइम दो, एक्सपर्ट्स को टाइम देना चाहिए इन चीज़ों को ड्राफ्ट करने के लिए। जैसे अभी अमेरिका ने यहाँ पर टाइम दिया था, तो यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम गिवन करो, टाइम दो। सेकंड यहाँ पर क्या है, जो ये विजन है बेसिकली ये विजन को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस दोनों किया जा सकता है, दोनों को यहाँ पर करना चाहिए ताकि हमारा जो ड्रीम है वो कैसा है उसको इंश्योर कर सके हम लोग। उसके बाद तीसरा आप देख पाओगे ये है, एक प्लान होना चाहिए, प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू। काफ़ी सारे लोग हो, एक लीडरशिप हो, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग अच्छे से देखने को मिले जो कि यहाँ पर काम कर रहे हो। देखो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रखो मामला, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पर एक लीडरशिप होगा, एक एक्सपर्ट होगा जो कि अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ को ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये 3 स्टेप है जिसको फॉलो कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, ठीक है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो मतलब आप ऐसा रॉकेट बने पड़े हो कि यहाँ पर छूट रहे हो, पता नहीं कहाँ जाओगे, पता नहीं, है ना। तो प्लानिंग ज़रूर रखना कि हाँ यार मुझे ये करना है। प्लानिंग एक गोल सेट है, तो उसके बेसिस पर आप लोग डेली बेसिस पर काम करते हो, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, एक अचीवमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो बिना प्लानिंग के आगे मत बढ़ा करो, ये आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपको पता होगा द हिंदू के अंदर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेपर भी आने लगा है, और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडिशन के अंदर आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन एडिशन में आ रहा है, ये उसमें नहीं आता। जो ऑफलाइन पेपर है नहीं आता। मुझे बताना कि यार ऑफलाइन पेपर काफ़ी लंबे समय से लिया नहीं है, ऑनलाइन एडिशन ही है, तो इसके अंदर ही आता है। फिलहाल यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ये भी अच्छे खासे आर्टिकल है। मैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लिया करेंगे। होता क्या यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा, इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा छोटी सी समरी 3 पैरा में समरी दी गई है, तो आप इस पूरे आर्टिकल का टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आराम से समझ सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, और आपको मालूम होगा कल मैं स्टार्टिंग में एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा था जर्मनी वाला, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कल वीडियो में कि वो आर्टिकल मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा बाद में, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं उसको भूल गया चलते चलते, तो कोई बात नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल उसके बाद आता है यहाँ पर एक नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 2 हेल्थ से इसको रिलेट कर सकते हो। चलो पहले इसको ही देख लेते हैं। यहाँ पे चर्चा की गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। आज के टाइम पर जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कितना बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है हम लोग को, वो बोला गया। मैं आपको सब समझाऊंगा प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिलहाल उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। आज मैं बोलना भूल गया तो कोई बात नहीं वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। वीडियो दूर तक रीच होता है, लोगों तक जाता है, यूट्यूब आगे रिकमेंड भी करता है। देखो कल यार यही इशू हुआ कि काफ़ी सारे इनअप्रोप्रिएट कमेंट रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ा था कल। मतलब कल वीडियो मेरा शो नहीं हो पा रहा था सर्च बॉक्स में, तो कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट है, तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब से बात की। आपको शो हो रहा होगा शायद, तो मुझे वो वीडियो शो नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर जब बातचीत की तो यहाँ पर बोले कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर हुआ है। तो मैंने कमेंट सेक्शन ही थोड़ी देर के लिए ऑफ किया, तो 25 मिनट बाद वीडियो शो होने लगा, तो वो ऑफ ही रह गया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, लाइक करके यहाँ पर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ यार। अभी कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक दबाना है, 1 सेकंड लगेगा, और जल्दी से अपना टारगेट बना दो 5000 का। अभी तक सिर्फ लगभग आज से 2 दिन पहले एक वीडियो पर 6000 से ज़्यादा लाइक्स आए यार।
आज भी आप लोग वैसा कर सकते हो। फिलहाल आते हैं टॉपिक के ऊपर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये आखिर चर्चा में क्यों है, तो मैं आपको जिस्ट भी समझा देता हूँ। देखो जिस्ट क्या है, रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट का नाम है ग्राम। ठीक है, क्या है रिपोर्ट का नाम? ग्राम। अब क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, इन्होंने बताया जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो आज के टाइम पर अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा। तो फिलहाल न्यूज़ में क्या है, ग्राम आया है। ग्राम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसने बताया कि 1.27 मिलियन लोगों की जान गई है 2019 के अंदर, और ये जो जान गई है उसके पीछे का कारण है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या होता है ये AMR, इसको हम लोग आगे समझेंगे, थोड़ा सा वेट करो। इन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर ये जो AMR की वजह से जान जा रही है, ये अपने आप में डेथ के मामले में एक बहुत बड़ा डिजीज़ बन चुका है। ठीक है, इनफैक्ट HIV, एड्स और मलेरिया की मतलब इससे कंपेयर करें तो इससे भी ज़्यादा जान यहाँ पर AMR की वजह से जा रही है। जो ज़्यादातर डेथ हो रही है AMR की वजह से, वो क्या होता है, वहाँ पर आपके अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, निमोनिया देखने को मिलेगा, और जो ब्लड स्ट्रीम है हमारा, ठीक है, जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर भी इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं जिसको हम लोग AMR की कैटेगरी में देखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेप्सिस होता है, वही यहाँ पर बात हो रही है AMR के बारे में, आपको बताऊँगा आगे। फिलहाल आते हैं टॉपिक पर। अब एग्जैक्टली AMR होता क्या है? देखो नाम से इसके यहाँ पर पता चलता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बेसिकली यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है एक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट है, अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल ड्रग सच एज एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरिया। ठीक है, दैट आर यूज टू बी ट्रीट इन्फेक्शन। देखो मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ पर कोई डिजीज़ हुई, ठीक है, अब क्या हुआ, उसने यहाँ पर आप कह सकते हो एंटीबायोटिक्स ले लिया, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल से अपने आप को ट्रीट कर रहा है। ठीक है, सही कर रहा है, हो क्या रहा है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया वायरस है, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। मतलब कि आप जितना भी एंटीबायोटिक ले लो वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। आप और ज़्यादा एंटीबायोटिक लोगे, ओवरडोज करोगे, तो वो जो बैक्टीरिया है वो अपने आप में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा माइक्रोब जो कि यहाँ पर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक आप जितना भी ले लो वो माइक्रोब यहाँ पर जाएगा नहीं। वो माइक्रोब या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट जो भी यहाँ पर इसके अंदर आता है वो खत्म नहीं होगा। अगर आप लोग ज़्यादा ओवरडोज करोगे दवाइयों का तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हो दवाई देने के बाद भी यहाँ पर एक सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, मतलब दवाई देने के बाद भी इंसान ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ये प्रॉब्लम है, खतरनाक दिक्कत है। ठीक है, जिसको हम लोग ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इनफैक्ट दवाई देने के बाद, एंटीबायोटिक्स देने के बाद यहाँ पर और ज़्यादा इन्फेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, अगर हम लोग देखें जो आज के टाइम पर ट्रीटमेंट वगैरह है वो इन्फेक्टिव देखने को मिलता है। मतलब आप कितनी दवाई दे लो वो ट्रीटमेंट वगैरह बिल्कुल बेकार है, इन्फेक्शन जो है और ज़्यादा मजबूत होता रहता है। ठीक है, इन्फेक्शन यहाँ पर दवाई के अगेंस्ट में टिकाऊ हो चुका है, जिसको हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी हम इनको सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना सुपर बग्स क्या होता है। तो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम लोग सुपर बग्स भी बोलते हैं। और इस प्रॉब्लम को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम माना कि इसमें यहाँ पर इन्होंने दुनिया भर में जो 10 टॉप 10 जो यहाँ पर थ्रेट देखने को मिलते हैं जान को, मतलब जान को जो खतरा टॉप 10 है उसके अंदर सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी है। तो आप कह सकते हो टॉप 10 बीमारी के अंदर सबसे टॉप पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है? देखो बढ़ने के पीछे का रीज़न है आपने मेडिसिन का गलत यूज़ कर लिया है, आपने एंटीबायोटिक्स का गलत यूज़ किया है, इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में गलत यूज़ कर चुके हो। मान लो कोई गाय भैंस है, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप कोई मीट वगैरह भी खाते हो, तो उसके अंदर अगर एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, वो आपके प्लेट के अंदर पहुंचा, ठीक है, प्लेट के साथ आपके पेट में पहुंचा, फिर उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और वो जो बैक्टीरिया आ जाएगा वो बैक्टीरिया आप यहाँ पर अपने फैमिली के साथ फैला सकते हो। और गंदगी की वजह से भी ये होता है, ठीक है, मतलब अनहाइजीन कंडीशन की वजह से भी यहाँ पर ये देखने को मिलता है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर भी गंदगी है वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उन बैक्टीरिया की वजह से ये आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है। अब उस एनवायरनमेंट के अंदर इंसान भी रह रहा है, वो एनवायरनमेंट के अंदर वो इंसान है वो यहाँ पर उससे अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम दवाइयों का ट्रीटमेंट करते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं यहाँ पर, और वो बैक्टीरिया और मजबूत होता रहता है, वो बैक्टीरिया मरता नहीं है।
ये यहाँ पर बोला गया। तो आज के टाइम पर जो मिसयूज़ वगैरह है एंटी माइक्रोबियल्स का, मेडिसिन के अंदर मिसयूज़ होता है, प्लस एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी कुछ इनअप्रोप्रिएट यूज़ देखने को मिलता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्लस या फिर जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं, ठीक है, अब क्या होता है वहाँ से कुछ वेस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह निकाली जाती है और वो सब गंदगी हमारे एनवायरमेंट के अंदर डाल दी जाती है और एनवायरमेंट के अंदर जाकर वो बैक्टीरिया पैदा करता है, ठीक है। तो ये बोला गया। उसके बाद आज के टाइम पर इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है, देखो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग की आज के टाइम पर इनकम ही बढ़ रही है। प्लस उससे क्या हो रहा है, आज के टाइम पर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बहुत सारे देखने को मिलता है। उसका हम लोग उपाय ये समझते हैं कि भाई एंटीबायोटिक खा लो, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी का हम लोग यूज़ बढ़ा देते हैं और यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर बॉडी के अंदर वो जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप लोग एंटीबायोटिक या फिर किसी भी दवाई का मिसयूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। मिसयूज़ करोगे तो उसका उल्टा ही अफेक्ट पड़ेगा बॉडी के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये बताया गया। उसके बाद आप इंडिया के अंदर देख पाओगे लगभग 56,000 जो न्यू बॉर्न डेथ हैं बेसिकली वो हर साल हो रही हैं। किसकी वजह से? सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस वही है जो इन्फेक्शन, जो हमारा घाव है वो और ज़्यादा बदतर हो जाता है। होता क्या है, यहाँ पर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जान भी चली जाती है। होता क्या है, यहाँ पर जो बॉडी का रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन के रिगार्डिंग वो यहाँ पर आप कह सकते हो ख़त्म सा हो जाता है। मतलब इन्फेक्शन तो मतलब बुरा हो जाएगा लेकिन दवाई यहाँ पे काम करेगी नहीं। तो ऐसे यहाँ पे आप कह सकते हो न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी डेथ होती है इसी की वजह से, ठीक है। ये क्लियर किया गया। अब उसके बाद कहोगे क्या सोल्यूशन नहीं है, क्या हम लोग सोल्यूशन उठा रहे हैं, मतलब क्या स्टेप्स उठा रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो आज के टाइम पर जो मेजर्स उठा रहे हैं इसके अंदर पहला प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट। इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, निगरानी रखते हैं, सर्विलांस रखते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं, आउटब्रेक होती है तो उसको रोका जा सके। उसी प्रकार से नेशनल एक्शन प्लान आपको देखने को मिलेगा इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। ये फोकस करता है वन हेल्थ वन अप्रोच के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सबके ऊपर अच्छी तरीके से आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जाए। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका मेन मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ में लेकर आया जाए, ठीक है, खासकर इस हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर AMR सर्विलांस और रिसर्च नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये भी एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च 2013 के अंदर किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी मेन मकसद है कि जो भी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन कंट्री के अंदर आ रहा है उसको कैप्चर करना, उसके पैटर्न को स्टडी करना और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव्स उठाए तो जा रहे हैं लेकिन अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी है। तो क्लियर हुआ। ग्राम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। HIV से ज़्यादा खतरनाक कंडीशन बन चुकी है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है आज के टाइम पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया। कितना ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन देखने को मिलता है ये बता दिया, ठीक है। तो फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आप लोग सीख चुके हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ऊपर आप लोगों को नेक्स्ट एडिटोरियल देखने को मिलेगा, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेज आता है ना, उसी प्रकार से द हिंदू के अंदर आजकल टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, इसको आप लोग स्किप मत करना। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखो आपको पता होगा, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इतना इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर जर्मनी के बारे में चर्चा की गई है। कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, डिस्कस करना भूल गए थे, मैं आज बताता हूँ। जर्मनी के एक नेवी चीफ हैं, ठीक है। अब जर्मनी के नेवी चीफ ने इंडिया आकर कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, कुछ ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट दे दिए कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो जर्मनी के नेवी चीफ हैं जिनका नाम है वाइस एडमायरल KH, ठीक है, KH स्कॉनबर्ग करके आपको ये नाम देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है 22 जनवरी को। आज 25 जनवरी, आज से 3 दिन पहले यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर, यूक्रेन को लेकर, एक कंट्रोवर्सी बना दी। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी इतनी बना दी कि जर्मनी के लोग वहाँ से मना कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे जो भी हमारे एडमायरल चीफ ने बोल दिया, ठीक है। मतलब जर्मनी के नेवी चीफ इंडिया के अंदर आकर कुछ और बोल रहे हैं और जर्मनी यहाँ पर बोलता है हम लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कंट्रोवर्शियल क्या बोला गया मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि क्या आखिरकार इन्होंने बोला, व्हाट डिड ही से, यहाँ पर ये बोला गया। तो देखो ये जो जर्मनी के नेवी चीफ हैं ये आए थे इंडिया में, ठीक है। इंडिया के अंदर एक सेशन, इंटरैक्टिव सेशन चल रहा था मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एनालिसिस का, ठीक है। अब ये कमेंट करते हैं रशिया को लेकर कि रशिया आज के टाइम पर आपको पता होगा पूरी तरह से फोकस में है। क्यों फोकस में है? क्योंकि बताया जा रहा है रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा, यूक्रेन के ऊपर यहाँ पर कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पर ये बोलते हैं, यानी कि जो नेवी चीफ है इनका क्या कहना था कि क्या रशिया वाकई में ये छोटा सा लैंड चाहता है, इसको कब्जाना चाहता है? ऐसा नहीं है, ये सब नॉनसेंस है। सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन क्या चाहता है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर चाहते ये हैं प्रेशर डालना यूरोपियन यूनियन के ऊपर, यूरोपियन यूनियन को बांटना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर जो चाहते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट। व्लादिमीर पुतिन की रिस्पेक्ट करो, वो ज़्यादा सही रहेगा।
तो मतलब आप कह सकते हो रशिया के फेवर में काफ़ी सारी बातें बोल दी जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी के नेवी चीफ ने। अब जो इनके बाकी सब सरकार बैठी है जर्मनी के अंदर, उन्होंने बोला कि देखो हम लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो भी नेवी चीफ ने बोला है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे एग्जैक्टली क्या मुद्दा बोला गया, मतलब क्या स्टेटमेंट दिया गया जर्मनी के चीफ के थ्रू, ठीक है, जर्मनी के नेवी चीफ के थ्रू। फिर उसके बाद इनको रिज़ाइन भी करना पड़ा और इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे ये मुद्दा हुआ। ये मुद्दा कैसे उठ रहा है? ये देखो एक डिस्प्यूट चल रहा है रशिया और यूक्रेन का। आपको मालूम होगा यहाँ पर, अगर आप लोग अगर थोड़ा सा मैप अगर ड्रॉ करें तो हम लोग थोड़ा समझने के लिए एक काम कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये रशिया आपको देखने को मिलेगा, रशिया के नीचे आपको ये यूक्रेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये यूक्रेन वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। यूक्रेन का नीचे एक और रीजन है क्रीमिया वाला, उसको तो रशिया ऑलरेडी हथिया चुका है। लेकिन अभी यूएस बताता है कि रशिया ने बहुत सारे अपने ट्रूप्स, बहुत सारे जवान डिप्लॉय कर दिए हैं, फैला दिए हैं बॉर्डर के पास, और यहाँ पर रशिया चाहता है कि मैं यूक्रेन को भी कब्जा लूँ, ठीक है। यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो फोकस रखा गया है। अब क्या होता है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, खासकर यूएस हो गया, ठीक है, यूएस के बाद यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो गई, वो नहीं चाहती कि रशिया ऐसा करे, ठीक है, रशिया इन्वेट करे यूक्रेन को, ठीक है। वो यहाँ पर कंट्रीज बिल्कुल अगेंस्ट में है रशिया के इस कदम को लेकर। और रशिया भी ये चाहता है कि जो यूएस है वो नेटो को ना बढ़ाए, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, नेटो को एक्सपेंड कर रहा है। नेटो के अंदर बहुत सारे नेशंस आ रहे हैं, और आपको मालूम होगा सोवियत यूनियन जो एक टाइम पर हुआ करता था, उसकी बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम पर नेटो के मेंबर देखने को मिलेंगी। नेटो क्या ये है, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रशिया यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को हेड कर रहा है। इसके अंदर 30 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनका रिलेशन अपना में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इनका कहना ये होता है अगर हमारे कंट्री में से किसी एक के ऊपर भी अटैक होगा तो हम लोग समझेंगे सबके ऊपर अटैक हुआ है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत है कि नेटो एक तरफ से एक्सपेंड हो रहा है जिसको रशिया रोकना चाहता है, और यहाँ पर आप कह सकते हो यूएस ये चाहता है कि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर कब्जा ना कर ले। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही इसी के रिगार्डिंग रिएक्शन दिया गया, बहुत मुद्दा चल रहा था। तो अभी जर्मनी के नेवी चीफ ने बोला रशिया कुछ नहीं चाहता, रशिया सिर्फ यूरोपियन यूनियन को स्प्लिट करना चाहता है, और उसके बाद यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, बस ये यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर आप लोग देख पाओगे आखिरकार जर्मनी की ऑफिशियल पोजीशन क्या है। देखो जर्मनी यहाँ पर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। जर्मनी यहाँ पर एक तरीके से कुछ बोल ही नहीं रहा कि रशिया के ऊपर कब्जा लो या फिर कुछ भी करो। जर्मनी यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया के अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा जर्मनी। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, रशिया के अगेंस्ट में क्यों नहीं जाएगा? रशिया आज के टाइम पर कितना सारा यहाँ पर नेचुरल गैस देता है जर्मनी को। वही यहाँ पर बताया गया है कि आज के टाइम पर इकोनॉमिक रिलेशन आप देखोगे ना रशिया जर्मनी के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में पता होगा, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक पाइपलाइन जाती है, आप कह सकते हो यहाँ पर रशिया हुआ, रशिया के बाद इधर आपको थोड़ा सा जर्मनी नजर आएगा। तो यहाँ से एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जाती है, एक तरीके से गैस पाइपलाइन। अभी तो यहाँ पर एक नॉर्ड स्ट्रीम भी जाती है, दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम 2 है जिसके ऊपर अभी यहाँ पर अभी काम करना वापस से चालू कर दिया गया है। फिलहाल ये क्या करता है, रशिया यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल गैस देता है जर्मनी को। आज के टाइम पर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर नेचुरल गैस को लेकर। तो अगेन यहाँ पर जर्मनी इसके अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा, ये आप लोग देख पाओगे। फिलहाल यहाँ पर जर्मनी यहाँ पर आप कह सकते हो कि नेटो के अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा। तो जर्मनी यहाँ पर एक पोजीशन मेंटेन करके चल रहा है। जर्मनी यहाँ पर फंसा पड़ा है। इनके नेवी चीफ ने आकर ये भाषण और दे दिया, जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं। क्लियर हुआ? मैंने आपको बाकी सारी बातें बता दी हैं कि यहाँ पर रशिया ने बहुत सारे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अपने आप में एक राइवलरी चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से देख पाओगे कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं जिसको लेकर चर्चा की गई है। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, बस आइडिया रखना क्या क्या चल रहा है, जर्मनी के चीफ ने क्या बोला है। बस अगर थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो आगे कोई एडिटोरियल आता है तो उसको भी हम लोग आराम से कवर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। हाँ, मैंने आपसे बोला था इस एडिटोरियल को अभी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा। देखो इसके अंदर कुछ खास बातें हैं नहीं। यहाँ पर क्या बात की गई है, देखो आज के टाइम पर हमारी इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रही है, हम लोगों ने ये देखा। इसके रिगार्डिंग हम लोगों को करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग को थोड़ा सा जो फाइनेंशियल स्टांस है, ठीक है, फिजिकल स्टांस है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो हमारी सरकार है वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम कर सकती है। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप सोल्यूशन देखो डायरेक्ट, बाकी तो आपको पता है इन्फ्लेशन वगैरह, महंगाई वगैरह क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या इशू चल रहा है वो तो आपको पता है। ये तो हम लोग रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एस्टिमेशन है, यहाँ पर आप देख पाओगे एस्टिमेशन है, अंदाज़ा है, अंदाज़ा हमेशा बदलता रहता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ज़्यादा फोकस करना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सारी जड़ का मतलब ये जो सारी दिक्कतें हैं इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर लो। मतलब कि जो ये बेरोज़गारी है, अगर आप लोग बेरोज़गारी को एड्रेस कर ले तो बेरोज़गारी को प्रॉब्लम से यहाँ पर निकल जाते हो तो इससे आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी। हमारी इकॉनमी डेफिनेटली ग्रो करेगी, बेरोज़गारी खत्म होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, मनी सर्कुलेट होगा, इकॉनमी डेफिनेटली यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आएगी। प्लस और ही बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे चाहे हंगर की प्रॉब्लम हो, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी।
फिर अगेन यहाँ पर एस्टिमेशन के बारे में चर्चा की गई कि अलग अलग एस्टिमेशन हो चुकी हैं, हम लोग इतने से ग्रो करेंगे, इतने परसेंट से ग्रो करेंगे इस साल। वो सारी एस्टिमेशन अलग से यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना उन एस्टिमेशन के ऊपर, क्योंकि बजट आन दो, बजट के बाद ये सारी बातें बदल जाएंगी। बजट का थोड़ा सा इंतजार करो, 1 तारीख को यहाँ पर बजट आ जाएगा, उसके बाद ये सारी बातें बदल जाएंगी कि कितना हमारा एस्टिमेशन रहा है और कितना कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल देखो, अभी जितने भी आर्टिकल आएंगे बजट को लेकर, उसके ऊपर आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बजट के अंदर जब आएगा हकीकत क्या एग्जैक्टली वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग को इधर की साइड दिख रहा होगा, वो क्या है, इंडिया और इजराइल ने यहाँ पर एक माइलस्टोन को मार्क किया है। इंडिया और इजराइल ने यहाँ पर स्टार्ट करी है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट की। ये लोग यहाँ पर एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, 30 साल हो चुके हैं दोनों के रिलेशंस को, जो कि स्टार्ट हुए थे 1992 के अंदर, अभी 2022 चल रहा है, तो 30 साल हो चुके हैं इनके रिलेशंस को। और आप कह सकते हो मंडे में एक इवेंट को लॉन्च भी किया गया था। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि देखो, इस साल हम लोग देख पाएंगे इजराइल और इंडिया के रिलेशंस और अच्छे हों, दोनों कंट्रीज़ के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो आपस में विजिट करें। ठीक है, 30th एनिवर्सरी यहाँ पर मार्क की जाएगी एक इवेंट के तौर पर, और यहाँ पर हम देख पाएंगे इस साल हाई लेवल की विजिट हो पाएंगी। इनफैक्ट यहाँ पर जो नफ्ताली बेनेट है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, एक्सपेक्टेशन था कि वो जनवरी के मंथ में आएंगे इंडिया में, लेकिन वो आ नहीं पाए पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से, लेकिन पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर वो इंडिया के अंदर आने वाले हैं। तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल वापस से चर्चा में आएगा, फिलहाल इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, मैरिटल रेप के बारे में आपने काफ़ी बार मतलब पढ़ लिया है, काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, उनको भी आप लोग चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल क्या चर्चा की गई है, मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था सरकार से कि सरकार यहाँ पर इस पर जवाब दे। ठीक है, कि यहाँ पर बोला जा रहा है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। मैरिटल रेप क्या होता है, मतलब शादी के बाद भी यहाँ पर एक महिला के साथ रेप कर देना। ठीक है, मतलब एक महिला की विल के अगेंस्ट में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना उसके हस्बैंड के थ्रू, यहाँ पर वो क्या कहलाता है, मैरिटल रेप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मैरिटल रेप के रिगार्डिंग बहुत सारे पिटीशन डाले गए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि भाई इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, कि रेप तो रेप है, उसको क्रिमिनलाइज करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अब इसके रिगार्डिंग सरकार से काफ़ी कुछ मांगा गया, सरकार का रिस्पांस मांगा गया, तो सरकार ने अभी बोला हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। बस इस आर्टिकल में यही बोला गया। जो सरकार के थ्रू से, सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, इन्होंने यहाँ पर बोला हाई कोर्ट से कि भाई हमें थोड़ा सा और टाइम अलाउ करो, रीजनेबल टाइम अलाउ करो, हम लोग उसके बाद अपना जो भी कंसल्टेशन वगैरह करने के बाद में आपको यहाँ पर बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना है या नहीं करना है, उसको लेकर हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा रुक कर आएगा। क्लियर हुआ? बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ज़्यादा कुछ खास ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, अरे यार ये वो आर्टिकल है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है यूक्रेन के अंदर और रशिया को लेकर क्या क्राइसिस देखने को मिलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक मैप यहाँ पर देख लो यार, ये देख पाओगे, इधर आपको रशिया नजर आएगा, इधर यूक्रेन आएगा, इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं। ठीक है, रशिया चाहता है कि यहाँ पर इसको मैं कब्जा लूँ, पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर इसी को लेकर डिस्प्यूट है। अब यूक्रेन के अंदर ये जो जगह है ना, कीव करके आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसी के नाम से जाना जाता है। अभी इस आर्टिकल के अंदर इसी को लेकर चर्चा की गई है। अभी बोला गया कि जो नेटो है, नेटो ने अपने प्लेन, शिप ये सारी भेज दिया है ईस्टर्न यूरोप की साइड, मतलब यूक्रेन की साइड पर भेज दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया, नेटो के जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, नेटो के जो अलाइज हैं, इन्होंने यहाँ पर फोर्सफुली अपने जहाज़, फाइटर जेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूक्रेन की साइड पर भेज दी हैं। क्यों बोला जा रहा है, आज के टाइम पर रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ चुके हैं, और अब टेंशन इतने बढ़ चुके हैं कि रशिया ने लगभग यहाँ पर 1 लाख सोल्जर फैला दिए हैं यूक्रेन के आसपास, और यूक्रेन को कब्जा लेगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी वजह से यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन से अपने जो डिप्लोमेट्स उनको वापस से बुला लिया है। फ्रांस ने बोला यूक्रेन कोई जाओ मत, अगर कोई जब तक कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल है तब तक कोई जाओ मत। ठीक है, तो मतलब यूक्रेन से सब लोग यहाँ पे पत्ता काटते हुए नजर आ रहे हैं आज के टाइम पर। और अभी क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस हम लोग देख पाएंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, जहाँ पर कुछ क्राइसिस देखने को मिले, और इनफैक्ट यहाँ पर क्या है, यूएस खड़ा है इधर यूक्रेन की साइड से। यूएस ने बोल दिया है अगर रशिया ने यूक्रेन को कब्जाया तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, बहुत सारे सैंक्शन से हम लोग डील करेंगे, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन आएंगे, यूएस के सैंक्शन आएंगे, तो यहाँ पर जो है रशिया काफ़ी सफ़र करेगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आएगा। क्लियर हुआ? तो फिलहाल आर्टिकल में सिर्फ इतना ही दम है कि अभी क्या किया गया, अभी नेटो ने अपने प्लेन जहाज़ भेज दिए हैं ईस्टर्न यूरोप की साइड में, मतलब जो पूरा यूरोप है एक तरीके से आप कह सकते हो उधर की साइड यूरोप देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर ईस्टर्न साइड में यहाँ पर भेज दिया, इधर की साइड आप कह सकते हो यहाँ पर अपनी इधर की साइड यहाँ पर अपने जो भी प्लेन वगैरह वो सब भेजे गए ताकि यहाँ पर यूक्रेन को बचाया जा सके। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर मुद्दा देखने को मिलेगा।
उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर नीचे की साइड देखने को मिल रहा होगा। अभी देखो एक यूक्रेन रशिया का इशू पड़ा है, नीचे यहाँ पर चाइना ताइवान का इशू आ चुका है। चाइना ने अपने 52 एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं ताइवान जोन के अंदर। अब मतलब यार वही है, मतलब चाइना ताइवान का डिस्प्यूट भी आप लोगों को मालूम है। अगर आप लोग ये वाला मैप देखोगे तो इधर आपको इंडिया नज़र आएगा, इधर आपको चाइना नज़र आएगा, इधर आपको ताइवान नज़र आएगा। इन दोनों के बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट रहता है। डिस्प्यूट क्या है कि चाइना आज के टाइम पर, मतलब आज के टाइम पर क्या, बहुत लंबे समय से कहता है ताइवान हमारा पार्ट। देखो एक समय पे ताइवान चाइना का ही पार्ट हुआ करता था। अब जैसे जैसे अलग हुआ, कुछ क्राइसिस की वजह से उसके पीछे की एक हिस्ट्री है, कभी मैं आपको बताऊंगा वो भी। ठीक है, पहले बता चुका हूँ काफ़ी बार। ठीक है, अभी बताने बैठ गया तो कम से कम 15 मिनट वो भी चले जाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक समय पर पार्ट हुआ करता था, बट अभी क्या ये अलग हुआ। अब फिलहाल चाइना बोलता है देखो ये हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान बोलता है नहीं, हम लोग एक अलग से एक देश है, अलग से एक कंट्री है, उसकी तरह हम लोग यहाँ पर चाहते हैं अलग से रहना। अब आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को रिकग्नाइज भी करती हैं। अगेन यहाँ पर यूएस आ जाएगा ताइवान को सपोर्ट करने के लिए। यूएस जैसे यूक्रेन को सपोर्ट करा उसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर ताइवान को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ। तो इनके बीच में डिस्प्यूट है। तो अभी क्या हुआ, चाइना ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट ताइवान के पास, ताइवान के ऊपर भेज दिए। ताइवान के ऊपर यहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। बार बार ये काम चाइना करता रहता है, अपनी एक चेतावनी दिखाता रहता है कि हाँ हमारा हिस्सा है। तो चाइना ये काम करता रहता है। तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा जो आप लोग एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सको। ठीक है, बस खाली इसके बारे में ध्यान ही रख सकते हो। नाउ आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। आपको मालूम होगा आज का थंबनेल लगा हुआ है स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला है कल। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो स्टॉक मार्केट में तो आप लोगों को पता होगा कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से लगातार पिछले 5-6 सेशन के अंदर, 5 सेशन के अंदर तो देखने को मिला है स्ट्रेट लगातार यहाँ पर गिरावट, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और एनएससी आपको दोनों को पता होगा। ठीक है, बीएससी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारा निफ्टी होता है उसके अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो अभी क्या देखने को मिला, दोनों के अंदर काफ़ी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। जो आईटी कंपनीज है वो काफ़ी हद तक गिरावट उसके अंदर देखने को मिली है। इसके पीछे के रीजंस काफ़ी सारे हैं। आज के टाइम पर देखो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आपने देखा होगा अरब नेशंस के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद क्या चल रहा है अरब नेशंस में, आपको मालूम होगा, हमने कुछ दिन पहले ही आर्टिकल्स कवर करे हैं कि यहाँ पर ड्रोन अटैक करा गया। अभी ड्रोन अटैक कर दिया था येमन ने यूएई के ऊपर। उसके बाद कल आपको मालूम होगा जो यूएई है उसने यहाँ पर सॉरी जो हूदी ने भी यहाँ पर अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है इन कंट्रीज़ के ऊपर। तो वो सारी बातें चल रही है। तो अपने आप में काफ़ी सारे वॉर क्राइसिस चल रहे हैं। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, बाहर के इन्वेस्टर, विदेशी इन्वेस्टर जिन्होंने भारत के अंदर पैसा लगा रखा था, उन्होंने भारी मात्रा में पैसा निकालना चालू किया। पिछले 4 महीने से लगातार वो लोग इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, अपने स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर पिछले 4 महीने से आप देख पाओगे स्टॉक मार्केट की ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। स्टॉक मार्केट आज के टाइम पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 1545 पॉइंट से डाउन देखने को मिला था। क्लियर हुआ। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, वो ये है, अच्छा आप लोगों को मालूम होगा स्टॉक मार्केट के अंदर एक बुल होता है, बेयर होता है। ठीक है, अच्छा बुल और बेयर को क्या बोला जाता है? बुल मतलब मार्केट हमारा चढ़ रहा है, मतलब ये बुल का टाइम चल रहा है या फिर ये इंसान ज़्यादा बुलिश हो रहा है तो उसका मतलब मार्केट हमारा चढ़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? को बोला जाता है बस खाली ऐसा कहा जाता है। ये जो बुल है ना, जो बैल है, वो नीचे से अटैक करता है, नीचे से ऊपर अटैक करता है। तो मतलब नीचे से ऊपर अटैक करता है तो मार्केट हमारा चढ़ रहा है। मार्केट का जो चढ़ने वाला पीरियड होता है, लगातार ग्रो कर रहा है, उसको हम लोग बुल पीरियड बोलते हैं। बेयरिश पीरियड, जो बियर है, जो भालू होता है, वो यहाँ पर ऊपर से नीचे अटैक करता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको डाउन पीरियड बोलते हैं। जो भी यहाँ पर बेयरिश पीरियड देखने को मिलता है कि हाँ इंसान ये बेयरिश हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, मतलब बोला जाता है कि हाँ बुल यहाँ पर नीचे से ऊपर अटैक करता है और भालू जो है ऊपर से नीचे अटैक करता है। इसी वजह से यहाँ पर इन मार्केट को अलग अलग 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, बुल मार्केट और बेयर मार्केट। क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन मारा है 3 मैरीन लाइंस के ऊपर। वो मैरीन लाइंस कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप देख पाओगे। ये है कवासाकी किसेन काइशा लिमिटेड करके देखने को मिलेगा, एक मित्सुई ओएसके लाइंस देखने को मिलेगा, तीसरा निसान मोटर कार कैरियर कंपनी देखने को मिलेगा। इन तीनों के ऊपर यहाँ पर जो फाइन मारा है वो 63 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का फाइन मारा है। क्यों? क्योंकि ये लोग कार्टिलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे। कार्टिलाइजेशन क्या होता है? बस खाली ये मेन कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। आपको मालूम होगा जो भी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा फिलहाल तो हुआ क्या है यहाँ पर। कार्टिलाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट कल्यूड इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। नहीं समझ में आया? देखो
होगा क्या यहाँ पर, जब आपस में दो तीन कंपनियां, जैसे यहाँ पर ये तीन कंपनियां, तीनों के ऊपर यहाँ पर पैसा लगाया, क्यों, तीनों साथ में मिली होंगी कहीं ना कहीं। हाँ, तीनों का साथ में एक बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने कार्टिलाइजेशन को रखा। कार्टिलाइजेशन का मतलब यह है, मान लो आप यहाँ पर मार्केट गए, आप यहाँ पर पहले मैं शायद एग्जाम्पल दे चुका हूँ, आप यहाँ पर केले खरीदने गए और वहाँ पर आपने देखा केले के लिए 4 ठेले खड़े पड़े हैं। आप यहाँ पर गए मार्केट और 4 ठेले खड़े पड़े हैं। आपने यहाँ पर पहले से पूछा कि भाई केले क्या दर्जन है, तो आपने यहाँ पर आपको उसने बताया 40 रुपये दर्जन है यार, ठीक है। आपने बोला यार 35 कर लो, 30 कर लो, ठीक है। उसने बोला नहीं। आप इधर आए तो यहाँ पर भी 40 है, इधर आए यहाँ पर भी 40 है, इधर आए तो यहाँ पर भी 40 है। आप कहीं ना कहीं से तो लेकर जाओगे, है ना। तो हुआ क्या है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी 30-35 में नहीं मिला, आपको 40 रुपये ही खर्चने पड़ेंगे। इसके पीछे का पता है क्या है रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो चारों यहाँ पर वेंडर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, आपस में बातचीत कर ली है। इसी को कार्टेलाइजेशन बोलते हैं। आपस में सेट कर लिया कि भाई 40 से कम दाम में बेचेंगे ही नहीं, इतना दाम रहेगा, इससे कम दाम में बिकेगा ही नहीं। जो भी आएगा इंसान वो इतने में ही खरीद कर लेकर जाएगा, चाहे वो यहाँ से खरीदे चाहे वो यहाँ से खरीदे, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। क्लियर हुआ कि कार्टेलाइजेशन क्या है। अब इससे क्या हुआ, कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, है ना। कहाँ रहा कंपटीशन, अभी कोई रेट कम करता तो वहाँ पर कंपटीशन क्रिएट हो जाता, सारे लोग वहाँ पर जाते, फिर दूसरे को कम करना पड़ता, इस प्रकार की चीज़ें चलती। लेकिन कंपटीशन खत्म हो गया, तो यही यहाँ पर आप कह सकते हो मैटर किया गया है। कंपटीशन खत्म हो गया, इसी वजह से तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन किया है, क्योंकि इन तीनों कंपनी ने भी क्या किया, यहाँ पर जो भी सर्विसेज दे रही थी उसके अंदर कार्टिलाइजेशन किया, यहाँ पर सेट कर लिया इतने से कम दाम में सर्विसेज देंगे नहीं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चला कि भाई ये लोग कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम यह है भारत के अंदर एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बना रहे हैं हमेशा से ही। तो इन्होंने जैसे ही पता चला इन्होंने फाइन मार दिया इस कंपनी के ऊपर। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है जान लेना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपके सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि सिलेबस के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज मेंशन्ड है। तो सीसीआई बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका मेन काम है कि यहाँ पर कंपटीशन को, हेल्दी कंपटीशन को बनाकर चलना, और इन्होंने कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू कर रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंने आपको बता दिया, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, इसका मेन काम ये रहता है। बार बार वही बातें बताई गई हैं। फिलहाल इसका फंक्शन रोल भी आप वही चीज़ मेंशन करोगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल ध्यान रखना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2000 को यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर 2002 को शायद, है ना, हाँ 2002 को लागू किया गया है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर कंपटीशन को मेंटेन किया जाता है। आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाए होंगे। नौ इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे बोला था कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टिंग में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल कब, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ठीक है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके अगेंस्ट में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो आप लोग को ध्यान रखना है 1905 में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।